हेलो बच्चों, कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 8। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपने पहले 7 लेक्चर देख लिए होंगे, है ना। रिवीजन आपकी अच्छे से हो गई होगी। तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर लिया है, हमने बैलेंसिंग डिस्कस कर ली है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर ली है, और आज है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, आई नो लेक्चर थोड़ा सा लेट हो चुका है। उसका कुछ रीज़न था कि हम कुछ तैयारी कर रहे थे, क्लास 11th और 12th भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की। तो इसके कारण लेक्चर थोड़ा सा लेट हुआ है आपका। तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो अब आपके लेक्चर्स डेली आ जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके टाइप्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलस्ट्रेशन से समझो पहले। ए बी प्लस सी डी गिव्स ए सी प्लस बी डी, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ए इसके साथ आ चुका है, बी इसके साथ आ चुका। चलो, ये तो तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। आई थॉट कि यहाँ पे ही सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या होगा, ए ने बी पे अटैक किया और बी को लात मार के निकाल दिया, ये समझ लो आप। और ये क्या बन जाएगा, ए सी प्लस बी। यहाँ पे ए ने बी पे क्या करा है, अटैक करा है। बी पे क्या किया है, अटैक किया है बेटा, ठीक है। और इसने बी को निकाल दिया। अब देखो, आप किसी पे अटैक करते हो और किसी को डिफीट कर देते हो तो इसका मतलब क्या है, आप उससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो, ठीक है। आप उससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो तभी तो आपने उसको क्या कर दिया, हटा दिया। यहाँ पे ए डिस्प्लेसेस, हम इसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, ए डिस्प्लेसेस बी। और इसका रीज़न क्या था भाई, ए ने बी को हटा दिया है, मीन्स ए बी से ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, ठीक है। ए बी से ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रोंग होगा। तो उसको लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे अपनी साइंस में, केमिस्ट्री के लिए, कि ए इज मोर रिएक्टिव, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ए बी से ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है। और यही हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा एक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, a more reactive element displaces a less reactive element, less reactive element from its compound। BC क्या है, एक कंपाउंड फॉर्म में है, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अपने कंपाउंड से क्या कर दे, उसको हटा दे, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये जो रिएक्शंस होती हैं ये जनरली सॉल्यूशन के अंदर होती हैं, ठीक है। दीज रिएक्शंस, नोट्स बनाते चलना भी अपने साथ साथ। दीज रिएक्शंस आर जनरली फाउंड टू अकर इन सॉल्यूशन। ये ज़्यादातर किस में मिलती हैं, सॉल्यूशन के अंदर हमें ये देखने को मिलती हैं, इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब किन किन टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
में ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करे, मीन्स मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और दूसरी हो सकती है जिसमें एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे। ठीक है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब ये वाली जो रिएक्शन है ये आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक, नॉट इन एनसीईआरटी बट इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपकी जो बुक आती है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसमें ये रिएक्शन गिवन है, तो आपको ये करनी पड़ेगी। क्लियर? आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अब चलो एक चीज समझते हैं। अभी हमने लिखा था A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस B, ऐसा ही है। अब यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे हमने क्या बोला, A displaces B means A is more reactive than B। A B से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है ना, ऐसी बात होगी। अब पहली बात, मेरे यहाँ पे दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि A ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मुझे कैसे पता चलेगा कि A ज्यादा रिएक्टिव है ना, देख के मुझे कैसे पता चलेगा। और दूसरा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, सर हम ये बोल रहे हैं ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिमाग में आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर रिएक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर रिएक्टिव। भैया ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब ही क्या है। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहे हैं। पहला, ये मुझे कैसे पता चलेगा ये ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, इसका मुझे कैसे पता चलेगा। और दूसरी बात, ये बता दो कि ज्यादा रिएक्टिव होना होता क्या है। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। अब अगर हम कहीं पे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी से मेटल A is more reactive than metal B। मेटल A जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है B से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा, मीन्स A can easily donate its electron। आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना। अब आगे भी आएगा, मेटल नॉन मेटल में भी आएगा, और रिएक्टिविटी को आप मेटल एंड नॉन मेटल में और ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, A can easily donate its electron in comparison to B। इन कंपैरिजन टू बी, कि मतलब ए ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, ए बी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। देखो याद रखना, मेटल्स की टेंडेंसी होती है, मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन।
मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मीन्स मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। कोई भी मेटल होगा वो बहुत खुश होता है कि हाँ मेरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लो, मेरे से इलेक्ट्रॉन्स ले लो। ठीक है, मेटल कोई भी होगा ना, वो क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, सामने लेने वाला होना चाहिए। जो जितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे वो उतना ही ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। जो जितना जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे वो उतना ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। सर फिर नॉन मेटल्स के केस में क्या होगा, है ना, फिर नॉन मेटल के केस में क्या होगा? अगर हम कहते हैं कि नॉन मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन नॉन मेटल बी, इसका क्या मतलब है? ए कैन इजीली, नॉन मेटल, अगर देखो मेटल क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते थे। मेटल क्या थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करते थे। नॉन मेटल क्या होंगे बेटा, नॉन मेटल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना पसंद। वेरी गुड, ए कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन कंपैरिजन टू बी। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे अब क्या हो जाएगा, चलो इसको चेंज कर दें थोड़ा सा। यहाँ पे नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, जो भी नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। और इसको भी चेंज कर देते हैं। आई गेस आपको इतना से समझ आ गया है, नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आई गेस रिएक्टिविटी का मतलब समझ आया। एक क्वेश्चन मेरा क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है यहाँ पे, है ना। अब सर बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, कि मुझे पता कैसे चलेगा। चलो मुझे ये तो समझ आ गया कि रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है ना, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है उसको हम कैसे पता करते हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो आएगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आप और डिटेल में भी समझोगे। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। हाउ डू वी नो विच मेटल और नॉन मेटल इज मोर रिएक्टिव? तो इसका आंसर तुम्हें कहाँ से मिलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज का आंसर तुम्हें कहाँ से मिलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज होती है बेटा, ये मेटल्स की है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब आपने अपनी एक टेबल देखी होगी, है ना, ये बहुत सुंदर सी आपकी टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें कैसे एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ठीक है। और फिर लेड के बाद यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे हाइड्रोजन भी आता है, उसको भी हम लिखेंगे, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड के नीचे प्लेटिनम वगैरह आ जाते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक आता है हमारा हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन तो मेटल नहीं है ना, फिर भी ये मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों पड़ा हुआ है, देखते हैं। अब ये जो सीरीज है आपकी, ठीक है, ये जो हमारी सीरीज है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, और यही आपके क्वेश्चन का क्या दे रही है, जवाब दे रही है भाई। अब इसमें जो
जितने भी आप मेटल देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉप टू बॉटम अरेंज्ड हैं रिएक्टिविटी के बेसिस पे। जो जितना ऊपर है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, और यहां पे लीस्ट रिएक्टिव। मतलब जब आप यहां से यहां आ रहे हो, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। मीन्स ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर पाएगा। जो हमारा क्वेश्चन था ना कि मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसका मुझे इस रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज मुझे आंसर देगी कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करें, कैन मैग्नीशियम डिस्प्लेस एल्यूमिनियम? क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है? अब रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, मैग्नीशियम यहाँ है, एल्यूमिनियम उसके नीचे है, मीन्स ऊपर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिव है मतलब स्ट्रोंग है तो हरा सकता है ना? हरा सकता है, बिल्कुल सर हरा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। तो रिएक्शन हो सकती है, आप रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, जहाँ कहीं पे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा आप कर देना। क्या हम ये बात कर सकते हैं कि कैन कॉपर डिस्प्लेस जिंक? क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? क्या कॉपर डिस्प्लेस को जिंक कर पाएगा? नो, बिकॉज कॉपर लाइज बिलो जिंक। कॉपर ये रहा, जिंक ये रहा, कॉपर नीचे है ना? कॉपर नीचे है मींस कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर कम रिएक्टिव का मतलब कॉपर कम स्ट्रॉन्ग है, और जो कम स्ट्रॉन्ग होगा वो अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग को कैसे हरा पाएगा भाई? समझ गए हो? आई होप क्लियर है ना? तो इसका रीजन आपको पता है, दोनों के दोनों रीजन समझ आ गए। चलो, अब बढ़िया बात ये है कि यार ये हाइड्रोजन का क्या करना है? ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या करना है? क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं है सीरीज में, मेटल ही नहीं है, तो ये सीरीज में क्यों है? क्वेश्चन समझ आया? हाइड्रोजन is a non-metal. Hydrogen is a non-metal. Then why it is placed? Then why it is placed in reactivity series? जब ये मेटल ही नहीं है तो मेटल की लिस्ट में क्या कर रहा है? ठीक है, अब देखो यार, हाइड्रोजन का ना प्लेस आपके, इसका आंसर ना एक चैप्टर होता था हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, आपका ही केमिस्ट्री का 5th चैप्टर हुआ करता था जो हटा दिया गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक आपने रंग बिरंगी सी अपने केमिस्ट्री की लैब में ऐसी सी कोई टेबल देखी होगी। ठीक है, अब हाइड्रोजन ना यहाँ पे प्लेस्ड है। एक्चुअली इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसे हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं, रंग बिरंगे खाने से बने हुए हैं, आपने देखी होगी। ठीक है, कहीं पे यहाँ पे मेटल प्लेस्ड हैं, कहीं नॉन मेटल प्लेस्ड हैं, तो उसके हिसाब से ये एक टेबल बनाई हुई है जितने भी एलिमेंट्स आज तक हमें पता है। अब हाइड्रोजन की प्लेस ही फिक्स नहीं है। समझ रहे हो क्यों? कहीं पे तो मेटल बैठे हुए हैं, कहीं पे नॉन मेटल बैठे हुए हैं। अब हाइड्रोजन क्या है, ये मेटल की तरह भी एक्ट कर लेता है, ये नॉन मेटल की तरह भी एक्ट कर लेते हैं, तो इसका ठिकाना ही नहीं पता आज तक, तो इसको ना बीच में बिठा दिया। कभी कभी ये मेटल की तरह एक्ट करता है, कभी कभी ये नॉन मेटल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? डोनेट कर दें, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ऐसे होते हैं मेटल्स।
ये हाइड्रोजन भी ऐसे ही बिहेव कर सकता है, ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे ही बिहेव कर सकता है भाई, समझ रहे हो। तो इस कारण इसको हमने फिर, जब ये मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो हमने इसको मेटल की कैटेगरी में, जो मेटल की लिस्ट है उसमें भी रख दिया फिर। अब ये लिस्ट तो किसकी है, रिएक्टिविटी सीरीज किसकी है, मेटल्स की है, तो ये मेटल की तरह बिहेव कर सकता है, तो हमने इसको रख दिया यहाँ पे। और इसकी रिएक्टिविटी देखी तो ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, ये क्या था, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो आई होप समझ आया होगा इसका रीज़न क्या है। मेट हाइड्रोजन भी मेटल्स की तरह अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, इसीलिए जैसे मेटल एक्ट करते हैं वैसे ये एक्ट कर रहे हैं, तो इसको भी हमने लिस्ट में रख दिया है, किसकी, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में। चलो लिखें इसका, बिकॉज इट कैन गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन like metals, so it is placed in reactivity series of metals, इसलिए इसको हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में रखा है, ठीक है। क्या सर नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, बिल्कुल होती है, नॉन मेटल की भी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। आज ये रिएक्टिविटी सीरीज ही कराऊंगा और इसको तुम सारा ध्यान रख के आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पूरी तरह से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको ध्यान रखना है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। आपको ये हेलोजन की ही क्या करनी है, याद रखनी है। जैसे इसका मैं एग्जांपल लेके बता देता हूँ आपको, ताकि आप समझ जाओगे। Cl2 प्लस KBr बैलेंस कर लेना। अब Cl और यहाँ पे Br, ये नॉन मेटल है, पोटेशियम क्या है, मेटल है, ठीक है, पोटेशियम क्या है, मेटल है। तो क्या क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाँ, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, ऊपर देखो। तो यहाँ पे कौन आके बैठ जाएगा, क्लोरीन बैठ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, KCl, और ये ब्रोमीन अलग निकल जाएगा, ये ब्रोमीन क्या होगा, अलग निकल जाएगा। तो ये होती है नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। क्लियर, क्लियर है। और एक नोट और लिखवा देता हूँ मैं यहाँ पे, कि जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, चाहे किसी भी टाइप की हो, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑल displacement reactions are exothermic, all displacement reactions are exothermic, सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। तो कल हम, आप रिएक्टिविटी सीरीज याद करके आओगे, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।